मेरा 17 साल का देवर मुझे बहुत अलग नजरों से देखता था। पति काम के सिलसिले में बाहर गए हुए थे, इसलिए हम दोनों घर पर अकेले ही रहते थे। लेकिन एक दिन जब मैं बाथरूम से नहाकर निकली तो मेरा टॉवेल गिला होकर चिपक चुका था और उसने सब कुछ देख लिया। लेकिन अकेली होने के कारण मैं कुछ कर भी नहीं पाई और उस दिन उसने मेरे साथ वो सब। हेलो दोस्तों, मेरा नाम पूजा है। उम्र 22 साल। शादी को अभी ज्यादा वक्त नहीं हुआ था, शायद 4 महीने ही बीते थे जब मेरे पति को एक कंपनी की ट्रेनिंग के सिलसिले में विदेश जाना पड़ा। हमारा परिवार छोटा है, सास ससुर गांव में रहते हैं और शहर के इस घर में अब बस मैं और रोहित रहते थे। रोहित मेरे देवर 17 साल का था उस वक्त। स्कूल खत्म करके कॉलेज में दाखिला लिया ही था। लंबा, दुबला और थोड़ी गंभीर आंखों वाला लड़का। ज्यादा बोलता नहीं था, पर कुछ था उसकी खामोशी में जो अक्सर मुझे बेचैन कर देता था। शुरू में मैं उसे छोटा समझकर अपनेपन से पेश आई, जैसे कोई भाभी होती है। खाना खिलाना, उसकी पसंद की चीजें बनाना, कॉलेज के लिए तैयार करना, जैसे माँ किसी बेटे के लिए करती है। लेकिन वक्त के साथ उसकी नजरें बदलने लगी थी। मैं समझ नहीं पाती थी कि वो मेरा ध्यान रख रहा है या मुझे कुछ और नजरों से देख रहा है। एक रात की बात है, मैं नहाकर निकली, बाल गीले थे और मैंने जल्दी में अपनी पतली सी स्लीवलेस नाइटी पहन ली थी। रोहित अपने कमरे में था। मैं पानी लेने किचन की तरफ गई और वापस लौट रही थी कि देखा, सीढ़ियों के मोड़ पर रोहित खड़ा था। अंधेरे में उसकी आंखें सीधी मेरी ओर टिकी थी। रोहित, तुम यहाँ क्यों खड़े हो? वो चौंका नहीं, बस हल्के से मुस्कुराया और बोला, बस ऐसे ही। आप अच्छे लग रही हैं, भाभी। मैं कुछ पल के लिए ठिठक गई। ये वो भाभी शब्द नहीं था जो कोई छोटा भाई कहे, उसमें कुछ और था। एक अलग कंपन, एक अजीब एहसास। मैं बिना कुछ कहे सीढ़ियों से ऊपर अपने कमरे की तरफ बढ़ गई, पर दिल की धड़कनें तेज थी। अगली सुबह मैं जल्दी उठ गई थी, लेकिन आंखों में नींद कम और रात की बातों की परछाइयां ज्यादा थी। रोहित ने जो कहा था वो सिर्फ एक तारीफ नहीं थी, उसमें कुछ था जो मेरी देह की रेखाओं को महसूस कर चुका था। मैं खुद को समझा रही थी, शायद मैं ही कुछ ज्यादा सोच रही हूँ। वो बच्चा है, 17 साल का ही तो है, शायद बस यूं ही कह दिया होगा। पर बात इतनी साधारण नहीं थी। किचन में मैं पराठे बना रही थी, तब रोहित आया। टी शर्ट और ढीला ढाला लोअर पहने हुए, आंखों में नींद, पर निगाहें अब भी वही थीं, चुपचाप लेकिन ठहरी हुई। भाभी, आपके गीले बालों की खुशबू कल रात कमरे तक आ रही थी, उसने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा। मैं चौंक गई, हाथ का बेलन रुक गया। रोहित, मैंने सख्ती से कहा, ये कैसी बातें कर रहे हो? वो मुस्कुराया, एक हल्की धीमी मुस्कान जिसमें एक तरह का आत्मविश्वास था। सच कहा ना? वैसे भाभी, आपको गुस्सा भी अच्छा लगता है। मैं समझ नहीं पा रही थी, ये वही शर्मीला, कम बोलने वाला रोहित था या अब उसकी उम्र वो मोड़ पार कर चुकी थी जहाँ भाभी बस भाभी नहीं रह जाती। मैंने पराठे उसकी थाली में रख दिए और कहा, जल्दी खा लो, कॉलेज के लिए देर हो रही है। वो थाली को देखता रहा, फिर बोला, अगर आप रोज ऐसे बनाओगी तो मैं कॉलेज छोड़ दूंगा। मैं उसकी बातों को नजरअंदाज कर रही थी, पर सच ये था, वो नजरअंदाज करने लायक नहीं रह गया था। उस दिन शहर में हल्की बारिश हो रही थी। अचानक बिजली चली गई। मैं ऊपर अपने कमरे में थी और रोहित नीचे हॉल में। कुछ देर बाद मुझे मोबाइल की टॉर्च ऑन करके पानी लेने नीचे जाना पड़ा। जब मैं सीढ़ियों से नीचे उतरी तो देखा, हॉल की एक कोने में मोमबत्ती जल रही थी और रोहित वही लेटा हुआ था, फोन स्क्रॉल कर रहा था। मैं पास से गुजर रही थी कि उसकी नजरें सीधी मेरे पैरों पर पड़ी। मैंने एक हल्की सी लंबी नाइटी पहनी थी जो बारिश की नमी से थोड़ी चिपक गई थी। भाभी, आपके पैर बहुत खूबसूरत हैं। मैं एक पल को रुक गई। तुम्हें शर्म नहीं आती रोहित? मैंने गुस्से में कहा। शर्म तो बहुत आई थी, लेकिन अब नहीं आती।
उसने ठंडी आवाज में कहा, आपको देखता हूँ तो लगता है कोई हक बनता है। हक? किस हक की बात कर रहे हो? उस हक की जो आपने खुद दिया है। भाभी, मैं स्तब्ध रह गई। जब आप मेरे बालों में हाथ फेरती है, जब मैं बीमार होता हूँ तो मेरे माथे पर ठंडी पट्टी रखती है, जब नाइटी में आपके बदन की खुशबू मेरे कमरे तक आती है, तो आप ही बताइए भाभी, ये सब किसके लिए होता है? मैं कुछ कह नहीं पाई। वो उठकर मेरे करीब आया और सिर्फ 2 कदम की दूरी पर खड़ा हो गया। मैं आपको कोई गलत नजर से नहीं देखता, लेकिन आपसे एक अपनापन है जो मेरे किसी भी रिश्ते में नहीं है। आप चाहे तो मैं कल ही हॉस्टल चला जाऊं, लेकिन पहले सच जान लीजिए, आप मेरी हर सांस में हैं। मैं बिना जवाब दिए ऊपर चली गई, लेकिन उस रात नींद नहीं आई। मैंने खुद से सवाल किया, क्या वाकई मैं ही उसे ये अधिकार दे बैठी, या वो मेरी खाली जिंदगी में वो एहसास पड़ चुका है जिसे मैं खुद अनदेखा कर रही थी। रात के 2:30 बजे दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने डरते हुए खोला। सामने रोहित था। भाभी, एक बार गले लग जाऊं। कुछ नहीं करूंगा, बस एक बार। वो फूट फूट कर रो पड़ा। मैंने उसे खींचकर गले से लगा लिया। बस रोहित, बस, मैं तेरे साथ हूँ। तू मेरा देवर है, लेकिन उससे पहले इंसान है। उसने मेरी पीठ से सिर सटाया और बोला, मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि आप मेरी जिंदगी में हमेशा रहें। अगली सुबह मैं जल्दी उठ गई थी, लेकिन आज कुछ अलग था। रोहित की आंखों में पिछली रात की नमी अभी भी बाकी थी। मैं किचन में थी, पर मन उसी गले लगने वाले पल में अटका था। एक पल जो अनजाने में बहुत कुछ कह गया था। जब मैं किचन में चाय बना रही थी, तो रोहित सामने आकर खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर कोई शरारती मुस्कान नहीं थी, नहीं आंखों में वो ठहराव, बल्कि वो जैसे कुछ सोच रहा था, गहरा, गंभीर। भाभी, उसने धीरे से कहा, आपको कुछ बताना है। मैंने उसका चेहरा देखा। उसमें रात वाला मासूम रोहित था, जिसे मैंने गले लगाया था, लेकिन आज कुछ और भी था। हाँ, बोलो रोहित। मैंने मम्मी पापा को कॉल किया था। वो परसों लौट रहे हैं गांव से। मैं एक पल को चुप हो गई। अच्छा, ये तो अच्छी बात है, मैंने नजरें झुकाकर कहा। अच्छी बात है, पर शायद अब सब कुछ बदल जाएगा, उसने कहा और चला गया। तीसरे दिन शाम को जब सास ससुर आए, तो पूरा घर जैसे फिर से घर बन गया। पूजा पाठ की आवाजें, रसोई में खटर-पटर और रोहित की हंसी, लेकिन अब वो हंसी अलग थी। उसमें वही गर्मजोशी नहीं थी जो पिछले कुछ हफ्तों से थी। मेरी सासू माँ ने लविंगली कहा, बहू, तूने रोहित की खूब देखभाल की। वो कह रहा था तूने सर दर्द में उसके माथे पर खुद पट्टी रखी। तू तो बिल्कुल माँ जैसी है। मैं मुस्करा दी, पर अंदर से कुछ कांप रहा था। उस दिन जब रात को मैं छत पर कपड़े सुखाने गई, तो देखा रोहित वही बैठा है, हाथ में किताब, पर नजरें कहीं और। रोहित, मैंने धीरे से कहा, सब ठीक है? उसने सिर उठाया और बोला, सब कुछ तो ठीक है भाभी, शायद अब वैसे बातें नहीं होंगी। मैं कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन शब्द नहीं मिले। मम्मी पापा के आने से मुझे एहसास हुआ, शायद मैं आपके बहुत करीब आ गया था, जहाँ नहीं आना चाहिए था। मैंने उसकी आंखों में देखा, वहाँ दर्द था, पर इज्जत भी। मैंने फैसला किया है, वो बोला। मैं अगले हफ्ते से हॉस्टल चला जाऊंगा। उस रात मुझे नींद नहीं आई। क्या मैं ही थी जिसने उसे वो अपनापन दिया जो किसी 17 साल के लड़के के मन को हिला दे, या क्या वो बस उस खालीपन का चेहरा बन गया था जो मेरी जिंदगी में धीरे धीरे फैलता जा रहा था? मैंने खुद से कहा, नहीं, अब सब ठीक होगा, रोहित चले जाएगा, मैं फिर से सिर्फ भाभी बन जाऊंगी। पर शायद कुछ चीजें इतनी आसानी से नहीं जाती। धीरे धीरे वो दिन आ गया जब रोहित को हॉस्टल जाना था। रोहित का सामान पैक हो चुका था। सास ससुर ने उसे ढेरों आशीर्वाद दिए और मैं बस चुपचाप खड़ी थी। अलविदा कहने से पहले वो मेरे पास आया। भाभी, आपसे एक वादा चाहिए। क्या? मैंने कहा, जो भी हो जाए, आप अपने अंदर की उस औरत को मत मारना जो हंसती है,
जो किसी की फिक्र करती है। मैं चला जाऊंगा, पर आप रहिए जैसे आप हो। मैं कुछ नहीं बोल सकी, बस उसके माथे पर हाथ रखा और पहली बार उस एहसास को छूने से खुद को रोका। उसके जाने के बाद घर में सब कुछ सामान्य था, या यूं कहें जबरदस्ती सामान्य बना दिया गया था। मैं रोज की तरह सुबह उठती, रसोई में काम करती, सासू माँ को चाय देती और फिर दोपहर की खामोशी में खुद से बातें करती। रोहित की गैर मौजूदगी से जैसे घर का एक कोना सूना हो गया था। वो कोना जहाँ कभी उसकी नजरें मुझे चुपचाप देखती थी, जहाँ वो बिना बोले बहुत कुछ कह जाता था। उस दिन दोपहर में उसका पहला मैसेज आया, भाभी आपने आज कुछ खाया? मैंने स्क्रीन को कुछ देर देखा, फिर लिखा, हाँ तुमने? कुछ देर बाद रिप्लाई आया, आपकी बनाई दाल की बहुत याद आ रही है। हॉस्टल की दाल में न नमक है न आपकी तरह की ममता। मैंने मोबाइल नीचे रख दिया, दिल भरा सा था। उस रात नींद नहीं आई। खिड़की के पास बैठी थी, कमरे में हल्की रोशनी थी और हवा में उसकी यादें तैर रही थी। तभी फोन बजा, वीडियो कॉल। मैं थोड़ी देर देखती रही, फिर उठा लिया। वो हल्की रोशनी में दिखा, बाल बिखरे थे, आंखें थकी हुई, पर मुस्कान वही। भाभी एक बात कहूँ? मैंने सिर हिलाया। मैं यहाँ ठीक हूँ। बस वहाँ वाली खामोशी यहाँ भी चली आई है। मैं चुप रही। आपने कभी खुद को देखा है उस नजर से जिससे मैं आपको देखता था? मैंने नजरें फेर ली। भाभी मैं आपको कभी छूना नहीं चाहता था, मैं बस आपको महसूस करना चाहता था। जैसे कोई धुन होती है, पास नहीं आती पर दिल से चिपक जाती है। मेरे होंठ कांपे पर शब्द नहीं निकले। आप परेशान मत होइए, उसने हल्के स्वर में कहा। मैं आपकी दुनिया का हिस्सा नहीं बनना चाहता, बस आपकी यादों में थोड़ी जगह चाहता हूँ। ऐसा कहकर उसने फोन रख दिया। अगले दिन डाक से एक चिट्ठी आई। रोहित की लिखावट थी, भाभी यहाँ बहुत कुछ है लेकिन सब अधूरा है। आपकी डांट, आपकी चुप्पी, आपकी गीली नजरें, सब कुछ मिस कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ अब शायद कभी वो नहीं होगा जो था, पर अगर कभी आपके मन में हल्का सा खालीपन हो तो उसमें मेरी मुस्कान रख देना। रोहित, मैंने चिट्ठी को सीने से लगा लिया। कुछ एहसास छुए नहीं जाते, बस जिए जाते हैं। अब बस समय गुजर रहा था, लेकिन कुछ चीजें समय से नहीं बदलती। जैसे रसोई की वो खामोशी जिसमें अब सिर्फ बर्तनों की आवाज थी, लेकिन दिल की बात कोई नहीं सुनता था। सासू माँ ने कई बार कहा, रोहित बहुत बदल गया है हॉस्टल जाकर, बात भी कम करता है अब। मैं बस मुस्कुरा देती। क्या बताती उन्हें कि कुछ बदलाव बाहर नहीं भीतर होते हैं, ऐसे कि कोई देख नहीं पाता। अब त्योहार आने वाले थे और अब शायद उससे मुलाकात और होती। उस साल दशहरा के लिए रोहित घर आया, सबके लिए जैसे त्योहार आया, लेकिन मेरे लिए जैसे पुरानी परछाइयाँ लौट आई हो। वो पहले से लंबा लग रहा था, शरीर थोड़ा भरा हुआ, चाल में ठहराव। सभी के सामने वो सामान्य था, लेकिन उसकी नजरें जब जब मुझसे टकराती कुछ पल ठहर जाती थी। शाम को आंगन में अकेले मिला। उसके हाथ में वही पुरानी डायरी थी। अब भी लिखते हो? मैंने हल्के से पूछा। हाँ, उसने धीमे कहा, बस अब वो बातें कम हो गई जो सिर्फ आपसे जुड़ी थी। मैंने आंखें झुका ली, पर पूरी तरह कम नहीं हुई। उसने आगे कहा, फिर हमारे बीच ऐसे ही कुछ बातचीत हुई, लेकिन उस रात को बिजली चली गई। पूरा घर अंधेरे में था। मैं मोमबत्ती जलाने कमरे में जा रही थी, तभी पीछे से उसकी आवाज आई, भाभी डर तो नहीं लग रहा? मैं पलटी। वो पीछे खड़ा था, छत से उतरते हुए। नहीं, मैंने कहा, अब डरने की आदत चली गई है। वो मुस्कुराया, लेकिन वो मुस्कान हल्की सी कांप रही थी। आपने कभी खुद को आईने में देखा है? उसने धीमे से पूछा। कई बार, मैंने कहा। तो फिर ये क्यों नहीं दिखता कि आप दुनिया से ज्यादा खुद से लड़ रही हैं? मैं कुछ कह नहीं पाई। मैंने खुद से दूर किया। पर आप क्यों खुद से दूर हो गई भाभी? वो शब्द जैसे किसी तीर की तरह दिल में उतर गए। दिन बीतते गए और दशहरा भी बीत गया।
अब रोहित को वापस लौटना था। इस बार विदा अलग थी। अब हम दोनों जानते थे कि कुछ चीजें कहने की नहीं रही, बस समझने की होती है। इस बार कोई चिट्ठी नहीं भेजूंगा, उसने कहा। क्यों? मैंने पूछा। क्योंकि अब मैं जानता हूँ आप मुझे बिना लिखे भी पढ़ लेंगी। मैंने नजरें नहीं मिलाई, पर अंदर से कुछ भीग गया। और हाँ, उसने जाते जाते कहा, अगर कभी अकेली पड़ो तो मुझे याद मत करना, खुद को याद करना, क्योंकि आपकी सबसे खूबसूरत चीज आपकी अपनी खामोशी है, जो बहुत कुछ कहती है। बस यही हमारी आखिरी बातें और मुलाकातें थी। और अब जब मैं ये सब लिख रही हूँ तो वो मेरे सामने नहीं है, पर हर दीवार, हर खिड़की, हर परछाई में बस वही है। हमने कभी कुछ किया नहीं, पर शायद कुछ रिश्ते करने के लिए बने ही नहीं होते, बस महसूस करने के लिए होते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये कहानी आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को एक लाइक और हमारे इस चैनल कहानी स्ट्रीम को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और हाँ, बेल आइकन को ऑल पर सेट करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।